प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं और जितने उत्साह और जितने धैर्य के साथ आप मेरी क्लास में लगातार पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बैठ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। और बिना किसी भूमिका के आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार है। देखिए, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में और पहला प्रश्न, अशोक अपने तीसरे शिलालेख में किस अधिकारी का उल्लेख नहीं करता है? भाई पहले तो फटाफट सब लोग क्लास में आइए। संख्या हमेशा की तरह अच्छी रहनी चाहिए। अपने मित्रों को इनवाइट कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए और कम से कम थोड़ी सी मेहनत करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। मेरे उत्साह के लिए ये जरूरी है। फटाफट लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने सुझावों से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत करवाइए। ये कंपलसरी है, यही आप मान के चलिए। इतना सहयोग करिए मेरे साथ। ओके, हम लोग देखते हैं किस शिलालेख में। ध्यान रखिएगा, थर्ड रॉक एडिक्ट में अशोक किस अधिकारी का उल्लेख नहीं करता है? चार ऑप्शन है, युक्त है, राजुक है और प्रादेशिक है और वचभूमिक है। जवाब दीजिए। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए और सही जवाब है वचभूमिक। इसका उल्लेख अशोक नहीं करता है, यद्यपि कि इसका उल्लेख भी करता है किसी अपने अभिलेख में। मुझे बताइए किस अभिलेख में करता है? अभिलेख का नंबर बताइए। फटाफट पार्टिसिपेट करिए क्लास में सभी लोग, बताइए। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों का उल्लेख करता है। वो हैं युक्त, राजुक और प्रादेशिक। तो फाइनली वचभौमिक नहीं है। वचभौमिक बिल्कुल ठीक है, 12वें शिलालेख में है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, 12वें शिलालेख में 3 अधिकारियों का उल्लेख है। इसमें एक तो आपको पता चली गया है, वचभूमिक है। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? ये और कौन से हैं? एक स्त्र्याध्यक्ष है, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, और एक धम्म महामात्य है। इन 3 अधिकारियों का उल्लेख अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में किया है। याद रखिएगा, प्रश्न आया है, गलतियां भी हुई हैं, लेकिन अब भविष्य में अगर यहां से कोई प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न 2, क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से पढ़िए। कौटिल्य ने यह वक्तव्य किन अधिकारियों के बारे में जारी किया है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आर्थिक पदों पर नियुक्त, अब यहां पर आपको गैप भरना है। कौन है वो? रिश्वत लेते हुए वैसे ही नहीं देखा जा सकता जैसे कि मछली को जल में पानी पीते हुए नहीं देखा जा सकता। ये बात कौटिल्य किस अधिकारी के लिए कर रहे हैं? 4 ऑप्शन है, व्यवहारिक है, प्रादेशिक है, प्रतिष्ठा है और युक्त है। जवाब दे पाएंगे? कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं दिख रही है? बिल्कुल ठीक है और सही जवाब है युक्त। यद्यपि कि आचार्य कौटिल्य ने रिश्वत लेने के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रिश्वत लेने के लिए मृत्युदंड है। इसके बावजूद भी कौटिल्य ये स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं पर प्रशासन में भ्रष्टाचार है
और इन्हें रिश्वत लेते हुए नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कब मछली जल में पानी पी लेगी पता नहीं चलता है, उसी तरह इनको भी पकड़ा नहीं जा सकता। फिलहाल आपको ये ध्यान देना चाहिए, कौटिल्य ने 4 मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था की है। राजद्रोह करने पर, रिश्वत लेने पर, बिक्री कर की चोरी करने पर और किसी शिल्पी का अंग भंग करने पर। शिल्पी का अगर आपने कोई नुकसान किया, उसको डैमेज किया, उसकी बॉडी में किसी अंग को, मृत्युदंड। शिल्पी का अंग भंग करने पर, यह ध्यान रखिएगा, शिल्पी का अंग भंग करने पर मृत्युदंड की व्यवस्था है। मौर्य काल में आचार्य कौटिल्य ने 4 मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था की है। इसके बाद भी रिश्वत का प्रचार है, कौटिल्य इसको स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। देश के प्रति, अपने देश के प्रति निस्वार्थ भक्ति के लिए कहा गया है कि उस स्थिर हृदय को मुगलों का सोना सत्य पथ से न डिगा सका, न मुगलों के शस्त्र उसे डरा सके। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन है, दुर्गादास राठौर हैं, महाराणा प्रताप हैं, सूरजमल हैं और राज सिंह हैं। तो अब तो यह पता चल ही गया आपको कि ये 2 ऑप्शन नहीं है। अब इन 2 में ढूंढना है। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, वेरी गुड। और ये हैं दुर्गादास। राजपूतों की वीरता का पुष्प, राजपूतों की वीरता का पुष्प, ध्यान दीजिएगा, राजपूतों का यूलिसीज, इट इज दुर्गादास राठौर। आपको याद है ना, अजीत सिंह का संरक्षक है और उनको संरक्षण देकर और वो मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, दुर्गादास राठौर। और यहां पर एक नाम आया है, सूरजमल। आपको पता है सूरजमल को जाटों का यूलिसीज कहा गया है, जाटों का प्लेटो कहा गया है। ये सब प्रश्न भी आए हैं। मुझे उम्मीद है आप इनको नोट कर रहे होंगे। नोट कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी ज़रूर जो आपने हो सकता है दिमाग में ना हो, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने की इजाज़त दें, मुझे बताइए आगे बढ़ूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 मेडवल इंडिया से है। वो कह रहे हैं मनुची का यात्रा विवरण। थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात है। पहले तो मनुची को आप ध्यान दे दीजिए। मनुची दारा शिकोह का तोपची भी था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। यह प्रश्न भी आया है, दारा शिकोह का तोपची भी है। और एक बात यह भी है कि शिवाजी के साथ हुई मुगलों की एक संधि के समय मनुची मौजूद है। वो संधि कौन सी है, पहले मुझे यह बता दीजिए आप, तब प्रश्न को डिस्कस करते हैं। बताइए प्रश्न, कौन सी संधि है जहां मनुची मौजूद है? बिल्कुल, और वो है पुरंदर की संधि में मनुची मौजूद है शिवाजी के समय। बातें क्लियर हो रही हैं? ये सब प्रश्न आए हैं कि पुरंदर की संधि के समय कौन सा एक विदेशी यात्री मौजूद था, तो इट इज मनुची। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि मनुची की पुस्तक कौन सी है? दी फॉरगॉटन एम्पायर, स्टोरी ऑफ दी मोगल, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट। और सही जवाब बिल्कुल सही है, स्टोरियो डी मोगोर। ये किताब मनुची की है। ओके, क्लियर हुई बात?
अब देखो आप, इस द फॉरगॉटन एम्पायर ये किताब भी पूछी गई है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में है ये किताब, और इसको जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं लिखने वाले विद्वान हैं आर सैबल। द फॉरगॉटन एम्पायर, ध्यान रखिएगा मैं अलग अलग कर दे रहा हूं चीजों को। द फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी पुस्तक है और आर सैबल उसके लेखक है, और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर ये वर्नियर की पुस्तक है। याद रहेगा ये सारी किताबें अलग अलग समय पर पूछी गई हैं, सिंगल लाइनर प्रश्न होते हैं, जल्दबाजी में गलत करते हैं। अपने हर लेक्चर में मैं एक बात कॉमन कहता हूं, जल्दबाजी में गलत करते हैं और आते हुए प्रश्न गलत करते हैं, ऐसा मत करिएगा। कल भी मैंने आपसे कहा कि पीजीटी की परीक्षा के लिए जीवन के 40 साल दांव पे लगा दिए, ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाली बात है। अरे बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 फटाफट पढ़िए। विष्टि का अभिलेखीय साक्ष्य कहां पे है? प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य विष्टि, नानाघाट अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या फिर रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। बताइए कहां पे है? 4 ऑप्शन है, ABCD। कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है? बिल्कुल, और सही जवाब है, बिल्कुल ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विष्टि का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है, बेगार का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और यह आपको पता है संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये तो पता ही है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। एक बात मुझे और आपको यहाँ पे बतानी है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में 2 विशेष बातें, या कहिए कुछ और भी बता दूं। पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण है। प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण प्रशंसा में लिखा गया, प्रशस्ति का मतलब ही है प्रशंसा में लिखा गया। प्रशस्ति का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कभी भी गलती से आप समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को मत चुनिएगा। एक बात हो गई। इसी में दूसरी बात है, महाराज की उपाधि का प्राचीनतम साक्ष्य है। इसी में तीसरी बात है, भारतवर्ष पहली बार लिखा मिलता है। और इसी में चौथी बात है, नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो इसमें देखिए 5 बातें और क्लियर हो गई। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, नहरों का, भारतवर्ष का, महाराज उपाधि का और प्रशस्ति का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको ये पता ही है कि वो जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार विष्टि का उल्लेख हुआ है, और संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, गलत मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ब्राह्मणों को दी जाने वाली अनुदान रूपी जमीन या जागीर क्या कहलाती है? ब्राह्मण, ये मध्यकालीन इतिहास की बात हो रही है। ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली अनुदान वाली जागीर या भूमि को, जमीन को क्या कहा गया है? सरयुगल, एम्मा, वक्फ या मदद ए माश? बताइए, सरयुगल, एम्मा, वक्फ या मदद ए माश? ठीक है, फटाफट रिप्लाई करिए। और यहां पर ध्यान रखिएगा, सही जवाब है मदद ए माश। इस जमीन को कहते हैं मदद ए माश।
आपको एक बात यहाँ पर थोड़ा सा विशेष एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मदद ए माश में दिए जाने वाले भूमि अनुदान कहाँ से दिए जाते थे? इसका मतलब ये है कि मदद ए माश के लिए दी जाने वाली अनुदान भूमियाँ किस जगह सुरक्षित रहती थीं? तो वो ये सुरक्षित रहती थी सरयू गल में। इसका मतलब ये है जितने भी धार्मिक अनुदान दिए जाते थे वो सरयू गल से दिए जाते थे। ये बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे कह रहा है ब्राह्मणों को दी जाने वाली अनुदान जमीन, तो ये मदद माश रखिएगा। और ये एक शब्द आया है एम्मा। एम्मा को थोड़ा सा मैं और डिटेल कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्मा की शुरुआत जहांगीर ने की। एम्मा की शुरुआत जहांगीर ने की। ये भी धार्मिक अनुदान है, ये भी धार्मिक अनुदान है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अनुदान केवल और केवल मुस्लिम धर्मविदों, मुस्लिम विद्वानों, मुस्लिम विद्वानों, उलेमाओं आदि को दिया जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पर धार्मिक अनुदानों को मदद ए माश ही कहा गया है। धार्मिक अनुदान क्या कहलाते हैं? मदद ए माश। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ पे सुरक्षित थे? सरयू गल में। अगर ये स्पेशली जहांगीर का रेफरेंस देकर आपसे कहता है कि मुस्लिम धर्मविदों को दिए जाने वाले धार्मिक अनुदान क्या कहलाते हैं, तो कभी भी मदद ए माश मत चुनिएगा और तब चुनिएगा एम्मा। क्लियर हुई बात? कितने लोगों को यह बात नहीं पता थी? कितने विद्यार्थियों को यह बात फिलहाल पता नहीं थी? चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमेशा की तरह प्रश्न संख्या 7 और मॉडर्न इंडिया से है। मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता। मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता, बहुत टेंशन मत लीजिएगा इस प्रश्न में। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता और वो हैं हमेशा अब्दुल लतीफ़। बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद, एक इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया, ये आपको पता ही है। ये प्रश्न भी आया है कि भाई कृष्ण का अवतार किसने खुद को घोषित कर दिया, तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं। और मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता हमेशा ध्यान रखिएगा ये अब्दुल लतीफ़ साहब हैं। आगे बढ़िए, मैं थोड़ा एक बात और बता देता हूँ। आप इस सूचना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता अब्दुल लतीफ़ थे और 1863 में इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और 1863 में हैं। और आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। सारी सूचनाओं का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और लगातार एक साथ अच्छा हुआ आ गया। ये कह रहे हैं कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? बहुत बताने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन है, मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, गुलाम अहमद और नज़ीर अहमद। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि वो यही हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, जिन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया। इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया और इस बात के लिए इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। और इनकी एक पुस्तक है बहरीन अहमदिया, आप देख लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद अपने को मसीह उल मऊद अथवा मसीहा भी कहते थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार भी घोषित कर दिया। ये एक भयानक बात है और इसके लिए काफ़ी आलोचना भी हुई। और इनकी एक पुस्तक है बहरीन अहमदिया। ये 3-4 सूचनाएं आप याद रखिए, बहुत काम की हैं अलग अलग परीक्षाओं में, और मुझे लगता है पीजीटी की परीक्षा के लिए ये सब रेयर प्रश्न हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? भारत माता का चित्र, ध्यान रखिएगा, रवि वर्मा हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं और नंदलाल बोस हैं। जवाब आप चाहें तो दे सकते हैं, बड़ा सामान्य प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आप बिल्कुल ठीक है। और ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित जो भारत माता का चित्र है, ये मैंने आपको इसकी एक फ़ोटोग्राफ भी भेजी थी कुछ दिन पहले, आपने ध्यान दिया होगा। तो इस प्रश्न को हल करने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का 10वां और आखिरी प्रश्न बहुत जोश से भर देगा। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है और आज आवश्यकता है ऐसे सिरफिरे नवयुवकों की जो अपने हाथ से अपना शीश काटकर भारत माता के चरणों में अर्पित कर सकें। ये आह्वान किसने किया? 4 ऑप्शंस हैं, बिस्मिल साहब, भगवती चरण वोरा साहब, मास्टर सूर्यसेन या फिर सुभाष जी, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही है और ये जवाब है सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने और ये उनका बहुत जोश से भर देने वाला भाषण था। उसकी अंतिम पंक्तियां मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो कहते हैं अपने हाथों से अपना शीश काटकर भारत माता के चरणों में अर्पित कर सकें। मुझे ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। तो फिलहाल ये सुभाष जी हैं। बिस्मिल साहब के बारे में एक बात बता दें आपको, सरफरोशी की तमन्ना हम अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मतलब हम अपना सिर कटाने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि दुश्मन की बाजुओं में कितनी ताकत है, वो कितने सिरों को काटेगा। ये बिस्मिल साहब हैं। और भगवती चरण वोरा के लिए मैं बता दूं, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी बम का दर्शन, ये ध्यान रखिएगा। भगवती चरण वोरा की पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर लिखी है, लेकिन वो इस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए। ऐसा पूछा जाए कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने पूरा किया, तो पूरा करने वाले हैं इसको भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, क्रांति के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक भगत सिंह। आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने का वक्त है और हमेशा की तरह मैं आपको कहता रहा हूं, ये बुकलेट जैसा कि आप पिछले कई लेक्चर्स में देख पा रहे होंगे, आपकी पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत प्रामाणिक स्रोतों से तैयार की गई है। केवल महत्वपूर्ण टॉपिक और केवल महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारियां संकलित की गई हैं। आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क करके, व्हाट्सएप करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये बुक अगर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी तो 2 से 3 दिन में, 4 दिन में अधिकतम आपको प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल इतने धैर्य से आपने मुझे सुना, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। मुझे विदा दें, नमस्कार।